नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट। आपके और मेरे जैसे अन्य साथियों द्वारा अदालत में रोजाना कार्रवाई कराई जाती है। उस कार्रवाई में हम जो लिखते हैं, जानबूझकर लिखते हैं, कई बार गलती से लिखते जाता है, लेकिन वो लिखा क्या झूठ है, और अगर झूठ है, असत्य है, अदालत की जानकारी में आता है, तब दिक्कत खड़ी हो जाती है। इस असत्य के संबंध में, मिथ्या के संबंध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में व्यवस्था दी गई है। धारा 340 इसके संबंध में प्रावधान करती है। किसी अदालत की कार्रवाई में कोई दस्तावेज दाखिल किया है, वो झूठा है, या कोई साक्ष्य दिया गया है वो झूठा है, या किसी दस्तावेज के संबंध में कोई कार्य किया गया है वो झूठा है, और अदालत में आवेदन देने पर या अन्यथा स्वयं अदालत ये महसूस करती है कि असत्य कहा गया है, उस असत्य के संबंध में प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। 340 के अंतर्गत उस असत्य के संबंध में अदालत जांच करती है और यह पाती है कि धारा 195 उपधारा 1 खंड बी के अंतर्गत अपराध किया गया है। तब ऐसी प्रारंभिक जांच करने के बाद वो अदालत इस विचार को लिख सकती है या कोई रिटन में कंप्लेंट कर सकती है, या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए वो जमानत ले सकती है, या अगर अजमानती अपराध है तब कस्टडी में लेकर के उसे उस कोर्ट के लिए भेज सकती है, या किसी अपने अधीनस्थ को ऐसा साक्ष्य देने, कंप्लेंट करने के लिए नियुक्त कर सकती है। यह प्रावधान धारा 340 सीआरपीसी के अंतर्गत बनाई है। अब इस संबंध में वी.के. गुप्ता बनाम दामोदर एच. बजाज सुप्रीम कोर्ट का मत, यहां दो शर्तें इस निर्णय में बताई गई हैं। दो शर्तें पूरी करने पर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाएगी। कोई फॉल्स एफिडेविट दाखिल किया गया है, या कोई साक्ष्य दिया गया है जो असत्य है, और वो व्यक्ति जो दे रहा है उसके खिलाफ कंप्लेंट कराई जा सकती है। वी.के. गुप्ता के मामले में यह मत सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया। अब अगला प्रश्न आपके सामने, धारा 340 सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है? यह प्रावधान था जो मैंने बताया। अब उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यह जांच, यह पता लगाना कि कोई अपराध किया गया है और जिसकी जांच करना आवश्यक है, यानी कंप्लेंट पर विचार करना आवश्यक है। उससे पहली स्टेज है, कंप्लेंट दाखिल करने से पहली स्टेज है कि यह विचार करें कि ऐसी प्रारंभिक जांच करने के बाद क्या यह न्याय हित में आवश्यक है कि इसके खिलाफ परवाद दाखिल किया जाए। यह उद्देश्य है। यहां यह उद्देश्य नहीं है
कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर ऐसा झूठा शपथ पत्र और साक्ष्य दिया गया है वो दोषी है अथवा नहीं है। यह उद्देश्य नहीं है, यहां गिल्टी होल्ड नहीं की जाएगी। केवल 340 में यह मात्र देखना है कि इंक्वायरी की जानी है, बस फाइंडिंग यही आनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये फाइंडिंग आ जाती है तब स्टेप है कंप्लेंट फाइल करने का। कंप्लेंट फाइल करने से पहले की स्थिति, ये उद्देश्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, आवेदन कौन सी कोर्ट में दें? जिस कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उस कोर्ट में डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है या एविडेंस दी गई है जो झूठी है, मिथ्या है, उसी अदालत में आपको एप्लीकेशन देनी है कि अदालती कार्रवाई में झूठा शपथ पत्र साक्ष्य दिया गया है। उसी अदालत में, किसी अदालत में दी गई हो, उसी अदालत में आपको प्रार्थना पत्र देना है। 340 उपधारा 1 सीआरपीसी के अंतर्गत वो अदालत इस पर विचार करेगी। अगर उस अदालत द्वारा आपके आवेदन को नामंजूर नहीं किया है या बर्बाद नहीं किया है, हमें कह सकते हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया है, तब उस अदालत के अपील कोर्ट, उस अपील कोर्ट में धारा 340 उपधारा 2 सीआरपीसी के अंतर्गत आप आवेदन दे सकते हैं। और वो अदालत, अपीलीय अदालत, धारा 340 उपधारा 1 में दी गई पावर का यूज करेगी और वो कंप्लेंट दायर करा सकती है। इस तरीके से आप संबंधित कोर्ट में या उसकी अपीलेट कोर्ट में आप आवेदन दे सकते हैं। न्यायालय संज्ञान कब करेगा? कोई कंप्लेंट न्यायालय द्वारा दी गई है या उसके अधिकारी द्वारा दाखिल की गई है, तब लिखित प्रवाद कंप्लेंट पर न्यायालय संज्ञान करेगा। यहां स्पष्ट कर दें कि एफआईआर पर संज्ञान नहीं करेगा, चूंकि एफआईआर करने का प्रावधान नहीं है, प्राइवेट कंप्लेंट देने का प्रावधान नहीं है, या प्राइवेट कंप्लेंट भी नहीं है। न्यायालय संज्ञान जब करेगा जब न्यायालय का रिटन कंप्लेंट उसमें दाखिल किया गया है, तभी संज्ञान हो सकता है। यहां यह प्रतिबंध है, एक प्रक्रिया बताइए। इस झूठ का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। यहां अदालत के संबंध में अपराध हुआ है, अदालत में अपराध हुआ है, तब उस अपराध का रिमोट उस अदालत को है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या अदालत कंप्लेंट करने को बाध्य है? कोई अदालत जिसमें अपराध किया गया है वो कंप्लेंट करने के लिए बाध्य नहीं है। वो विचार करेगी, या विवेकाधिकार है कि कंप्लेंट की जाए या नहीं की जाए, बाध्य नहीं है। ये मत इकबाल सिंह मारवा बनाम मीनाक्षी मारवा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में व्यक्त किया गया। अगला प्रश्न, किस कोर्ट को क्षेत्राधिकार है? धारा 340 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए अगर किसी का कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और वो कोर्ट सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, कंसोलिडेशन कोर्ट है या अन्य कोर्ट है, तो उस कोर्ट को 340 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच करने का क्षेत्राधिकार है और वो कोर्ट उचित आदेश पारित करेगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये मत दिनेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के क्रिमिनल रिवीजन में व्यक्त किए गए। अगला प्रश्न, क्या अभियुक्त को सुना जाएगा? 340 की जो कार्रवाई, जो प्रार्थना पत्र है,
महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी है, जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी प्रारंभिक जांच की जानी है, क्या उसे सुना जाएगा? ऐसा कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि 340 के प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय और कंप्लेंट दायर करने से पहले उस अभियुक्त को सुने जाने का अवसर दिया जाए। ऐसा प्रावधान नहीं है, चूंकि उसे सुने जाने का अधिकार तभी है जब कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट द्वारा बुलाया जाए, उसे सम्मन भेजा जाए, तभी उसे सुनने का अधिकार है। उससे पहले उसे सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है, न कानून में ऐसी व्यवस्था है। यह मत स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जसबीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 340 के प्रावधान और उससे संबंधित प्रश्नों को रखा है। यह मेरी व्यक्तिगत राय और कानून द्वारा बताई गई राय थी। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने प्रश्न अवश्य लिखें और मेरे वीडियो और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।